जय हिंद एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ 1psc.com। तो इस बार हम लोग एडिटोरियल्स लेके आए हैं फ्रॉम 7th टू 9th जुलाई 2021। तो अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें 1psc, राइट। तो www.1psc.com वेबसाइट का नाम है, जहां पे जाके आप न्यूज़लेटर सेक्शन पे, न्यूज़लेटर 2021 वाले सेक्शन पे जाके आप सारे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये 40 मिनट्स का वीडियो जिसमें हमने सारी एडिटोरियल्स को अच्छे से कंपाइल करके उसको हमने एक्सप्लेन किया है, जो कि आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। ओके, तो आजकल यूपीएससी काफ़ी सारे सवाल जो हैं अपने, क्वेश्चन जो हैं अपने, वो प्रीलिम्स के वो एडिटोरियल से उठाने लगा है। तो अगर हम लोग एडिटोरियल्स अच्छे से कर लें तो डेफिनेटली इट विल बी अ स्टेप अहेड फॉर अस। तो इस वीडियो को ज़रूर देखना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। तो थैंक यू सो मच, और आइए अपना एडिटोरियल स्टार्ट करेंगे, और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो ये पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि सोसाइटी और ह्यूमन, इसका टाइटल ये है कि चैलेंजिंग नेगेटिव सोशल नॉर्म्स। अब इसमें यह कहा गया कि इंडिया की जो यंग जनरेशन है वो कंट्रीब्यूट करेगी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए और साथ में सोशल प्रोग्रेस के लिए। ये आर्टिकल इसलिए आया क्योंकि जुलाई 11 को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है। उसमें यह कहा गया कि इसके लिए, उसमें एक पॉजिटिव न्यूज थी इंडिया के लिए, जिसमें यह कहा गया कि इंडिया जो है वो डेमोग्राफिक स्वीट स्पॉट पे है, राइट। इसका ये मतलब कि हाफ ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन इज अंडर 29 ईयर्स ऑफ एज। तो हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन है, आधी पॉपुलेशन जो है हमारी कंट्री की, वो 29 ईयर्स ऑफ एज से कम की है। तो यही पॉपुलेशन जो है वो कंट्रीब्यूट करेगी इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को लेके और साथ में सोशल प्रोग्रेस को लेके। तो अभी हमें चाहिए क्या? हमारी कंट्री की पॉपुलेशन जो है मस्ट नॉट ओनली बी हेल्दी, नॉलेजेबल एंड स्किल्ड, बट हमें जो फोकस करना है वो करना है सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स। तो ये आर्टिकल पूरा बेस्ड है सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ राइट्स के ऊपर, ठीक है। तो इसमें ये कहा, इंडिया should not only be healthy, knowledgeable and skilled, but must also be provided with the rights and choices to develop their fullest potential, including and especially sexual and reproductive health and rights, right? तो सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ राइट्स की एक कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन क्या है? ये गेटमास्टर लैंसेट कमीशन ने कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन दी थी, और इसमें काफी सारे इश्यूज जो हैं जो डिस्कस किए जाते हैं, जैसे कि इशू ऑफ वायलेंस, स्टिग्मा एंड रिस्पेक्ट फॉर बॉडीली ऑटोनॉमी, ठीक है। एक जो वुमेन है उसको उसके ऊपर, अपनी बॉडी के ऊपर, या एक मैन या वुमेन, उसको अपनी बॉडी के ऊपर कितने राइट्स हैं, कितने कितना, जैसे हम लोग अगर देखें तो चाइल्ड मैरिज, तो चाइल्ड मैरिज मतलब रिस्पेक्ट फॉर बॉडीली ऑटोनॉमी, राइट। तो ऐसे जो इश्यूज हैं ये इम्पैक्ट करते हैं हमारे साइकोलॉजिकल, इमोशनल और सोशल वेलबींग को, फाइन। तो इसमें बात की गई कि जब इसमें सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बात की गई है, तो इंडिया की टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है? इसकी डेफिनेशन ये है, द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन एक्सपेक्टेड टू बी born to a woman during her reproductive span of 15 to 49 years of age, ठीक है। तो जो एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो एक वुमेन जो रिप्रोड्यूस करती है ड्यूरिंग हर रिप्रोडक्टिव स्पैन ऑफ 15 टू 49 इयर्स ऑफ एज, उसको टोटल फर्टिलिटी रेट कहते हैं। इंडिया का टोटल फर्टिलिटी रेट अभी जो है वो 2.2 है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि एवरेज वुमेन जो है वो 2.2 चिल्ड्रन को बर्थ देती है इंडिया में, ठीक है। तो अबाउट इंडिया पॉपुलेशन ग्रोथ, इंडिया की पॉपुलेशन जो है अभी वो स्टेबलाइज कर रही है डिस्पाइट डिक्लाइन इन ओवरऑल फर्टिलिटी। जैसे मैंने आपको बताया कि 2.2 इंडिया की अभी टोटल फर्टिलिटी रेट है, जो कि 2.1 जल्दी ही हो जाएगी। तो डिस्पाइट डिक्लाइन इन ओवरऑल फर्टिलिटी, जो हमारी कंट्री की टोटल पॉपुलेशन है वो स्टिल ग्रो कर रही है। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन मोमेंटम की वजह से। अब पॉपुलेशन मोमेंटम क्या है? पॉपुलेशन मोमेंटम ये है, इट ऑकर्स व्हेन अ कंट्रीज फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन टू और बिलो रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ 2.1, येट द पॉपुलेशन साइज, ध्यान रहे, पॉपुलेशन साइज कंटिन्यूज टू ग्रो। टोटल फर्टिलिटी रेट कम हो रहा है लेकिन पॉपुलेशन जो है वो ग्रो हो रही है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि 29 इयर्स जो सॉरी जो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन है हमारी कंट्री की, वो 29 इयर्स की एज में है। तो इसका मतलब ये है कि रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन जो है हमारी कंट्री की ज्यादा है। तो उसकी वजह से जो हमारी पॉपुलेशन की जो साइज है, हमारे पॉपुलेशन का जो साइज है वो बढ़ेगा,
ठीक है, टोटल फर्टिलिटी रेट कम होगा लेकिन पॉपुलेशन का साइज जो है वो बढ़ेगा। तो क्या चैलेंजेस हैं? चैलेंजेस फॉर इंडिया टू एड्रेस द नीड्स ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन। सबसे पहला, वुमेन हु लिव इन रूरल एरियाज हैव लिटिल फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन के बारे में बात की, ठीक है। लोएस्ट इनकम क्विंटाइल, लोएस्ट इनकम, उनकी एजुकेशन भी कम है, उनकी इनकम भी कम है, राइट। तो एंड मेजोरिटी ऑफ देम लिव इन द पुअर स्टेट्स। Women do not have a greater say in choosing their family size, right? Education, income and family size, they don't have a greater say in choosing their family size, right? और साथ में क्या हुआ, कोविड 19 पेंडेमिक ने एक्सपोज कर दिया जो वीकनेस थी हमारे हेल्थ केयर सिस्टम्स ने, राइट। तो दिस हैज लेड टू अ सीरियस गैप्स एंड चैलेंजेस इन द प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज ऑन सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो यही सारे इश्यूज की वजह से हमें फोकस करना पड़ा सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। तो इंडिया की परफॉर्मेंस क्या रही है सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेके, गेन्स क्या इंडिया ने किए हैं, क्या गेन्स मिले हैं? तो परवेसिव नेगेटिव सोशल नॉर्म्स, जो इतने इन्फ्लुएंस्ड नेगेटिव सोशल नॉर्म्स हैं हमारी कंट्री के, हेल्थ सिस्टम बैरियर्स एंड जेंडर इनइक्वालिटी hindered the universal access to sexual reproductive health rights, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ राइट्स। तो कई सारे नेगेटिव सोशल नॉर्म्स, हेल्थ सिस्टम, जेंडर इनइक्वालिटी के बारे में, जेंडर इनइक्वालिटी की वजह से जो सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ राइट्स हैं वो पूरी तरीके से इंप्लीमेंटेड नहीं है, ठीक है। तो ये राइट्स कहाँ पे इन्विजन्ड है? ये इन्विजन्ड है अंडर द प्रोग्राम ऑफ एक्शन ऑफ 1994 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट। ओके, तो अगर हम इंडिया का देखें, एज पर द सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम डेटा ऑफ इंडिया, इन द लास्ट 2 decades इंडिया हैज मेड सब्सटेंशियल गेन्स विद सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ इंडिकेटर्स। ओके, तो क्यों? क्योंकि एजुकेशन बढ़ रही है, अवेयरनेस बढ़ रही है, तो इंडिया ने पिछले कुछ 20 सालों में काफी ज्यादा गेन किए हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ राइट्स को लेके, ठीक है। तो प्रोग्रेसिव पॉलिसीज फॉर मैटरनल हेल्थ, क्यों, कैसे गेन की है? पहला, प्रोग्रेसिव पॉलिसीज फॉर मैटरनल हेल्थ, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। इससे क्या हुआ, हमारी कंट्री का जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है वो रिड्यूस हुआ, ठीक है। तो 327 था 1999 टू 2001 में, और अब 113 है, राइट। तो आप मैटरनल मोर्टेलिटी रेट की डेफिनेशन जो है वो प्लीज कमेंट में हमें लिखेंगे। तो दूसरा क्या है? फैमिली प्लानिंग, राइट। फैमिली प्लानिंग पे आजकल जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है तो वैसे वैसे फैमिली प्लानिंग भी बढ़ रही है लोगों में, ठीक है। तो नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे जो 5th था RFHS 5, उसने ये शो किया कि हाउ कॉन्ट्रासेप्टिव परवेलेंस हैज इंप्रूव्ड इन मोस्ट स्टेट्स। Programs such as Beti Bachao, Beti Padhao have made some efforts to change the existing social norms, right? It has underlined that investments in social causes must go alongside with the economic process, right? तो ये एक गेन जो है हमने वो किया है हमारे SRH को लेके। तो लॉसेस क्या है? लॉसेस तो हमें पता ही है, जैसे कि 2 मिलियन एडोलसेंस गर्ल्स अंडर द एज ऑफ 15 एडोलसेंट किसको बोलते हैं, जो कि 15 टू 19 में होता है। तो 2 मिलियन, 20 लाख जो जो लड़कियां हैं, जो गर्ल्स हैं हमारी कंट्री की, ईच ईयर हैड अ प्रेगनेंसी, ओके, एंड ऑफ दीज नियरली 63% वर अनवांटेड और अनइंटेंशनड। फाइन, 63% जो है 20 लाख में से वो प्रेगनेंसीज जो है वो अनवांटेड या अनइंटेंशनड होती हैं, ओके। तो ये जो ये पॉइंट क्या करता है? ये पॉइंट करता है कि इनएडुकेट इंफॉर्मेशन एंड एक्सेस टू sexual and reproductive health services for this age group. So girls are still marrying too young. 26.8% of women aged from 20 to 24 years are married below they turn 18. तो चाइल्ड मैरिज को लेके देखें अगर हम, ठीक है, हम यहाँ पे अनवांटेड और अनइंटेंशनड प्रेगनेंसीज को लेके देखें हम, तो ये सारे जो चीजें हैं ये अभी भी हमारी सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ राइट्स के आगे हिंड्रेंस है, राइट। तो इंडिया का ऑलरेडी बहुत कम रैंक है, 140th है अमंग 156 कंट्रीज व्हेन इट कम्स टू द ग्लोबल जेंडर गैप। तो हमें ये देखना है कि हमारी कंट्री कैसे इंप्रूव कर सकती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ राइट्स को लेके। तो वे फॉरवर्ड क्या है? ये बहुत अच्छा वे फॉरवर्ड है, आप इसको आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। तो इंडियाज पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन स्ट्रेटजी मस्ट बी एडजस्टेड कीपिंग इन माइंड द राइट्स ऑफ वुमेन, राइट। Placing youth, women and girls at the center of policy making and services could trigger a positive ripple effect. Young people, adolescent girls in particular, should have access to education, relevant skills, information and services to make healthy choices.
राइट। तो वुमेन शुड बी एम्पावर्ड टू एक्सरसाइज देयर राइट्स एंड हैव एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज फॉर एम्प्लॉयमेंट। इससे क्या होगा, रिसर्च और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए जिससे हमारी सोसाइटी जो है वो हेल्थियर बन सके और ज्यादा प्रोडक्टिव, उनकी सोच ज्यादा प्रोडक्टिव बन सके व्हेन इट कम्स टू वुमेन एम्पावरमेंट, राइट। तो वुमेन, जैसे मैंने आपको बताया कि बॉडीली ऑटोनॉमी की बात की गई यहाँ पे, तो वुमेन हु हैज कंट्रोल ओवर हर बॉडी गेन्स नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ ऑटोनॉमी बट ऑल्सो थ्रू एडवांसेस इन हेल्थ, एजुकेशन, इनकम एंड सेफ्टी। तो ये चाहिए हमारी कंट्री में, then she is more likely to thrive and so her family. Okay, तो यूनाइटेड नेशंस जो पॉपुलेशन फंड है, इट शुड कॉल upon all stakeholders to help build a new set of social norms to drive this mission, right? तो अब इस आर्टिकल में मेंटल हेल्थ केयर में बात की गई है, ठीक है। जो मेंटल हेल्थ केयर है रिलेटेड टू माइग्रेंट लेबर्स प्लस हमारे जो होमलेस जो सिटीजन्स हैं कंट्री के, ठीक है, जिनको हम लोग फ्लोटिंग पॉपुलेशन भी कहते हैं, राइट, उससे रिलेटेड यहाँ पे बात की गई है। और ये कहा गया कि प्रॉपर मेडिकल हेल्थ केयर और प्रॉपर शेल्टर्स उनको प्रोवाइड किए जाने चाहिए, जिससे हम इस सेक्शन के ये जो सेक्शन है पॉपुलेशन का, इसको भी हम लोग एक हेल्थ बेनिफिट्स दे सकें। तो इसका थीम ये है दैट इंस्पायर्स होप एंड पार्टिसिपेशन विदाउट विच देयर लाइव्स आर एम्प्टी। तो जितने भी डिस्टर्ब लोग हैं उनके बारे में हाई कोर्ट ने भी एक जजमेंट दी थी जिसमें ये कहा था कि होमलेस पर्संस विद हेल्थ कंडीशंस बी ब्रांडेड विद द परमानेंट टैटू व्हेन वैक्सीनेटेड अगेंस्ट कोविड-19। ठीक है, इनसे क्या हेल्प मिलेगी, इनसे हम लोग हमारी जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन है हम इसको ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारी पुरानी जजमेंट थी इसने भी एक ऐसी सजेशंस दी थी कि एक ऐसे हमें पाथवेज बनाना चाहिए जो कि इनके लिए डेडिकेटेड एक हेल्थ केयर सिस्टम बना सके। तो ये एक बड़े ही वेल इंटेंशन डायरेक्टिव्स थे जो कि हाई कोर्ट ने दिए थे, लेकिन जो बी वायलेट जो कि इनको हम लोग जो मेंटली डिस्टर्ब लोग हैं, जिन्हें हम बी वायलेट पर्सन कहते हैं, क्योंकि ये बड़े ही पजल टाइप लोग होते हैं, हमने ये देखा गया कि हमेशा उनको गाड़ी में डाल के शेल्टर होम्स में या मेंटल हॉस्पिटल्स में एडमिट कर दिया जाता है, जो कि ऑलरेडी काफी क्राउडेड होता है, लेकिन वहां पे भी उनको सोशल सिक्योरिटी नहीं मिल पाती, उनको वहां पे उनकी मेंटल हेल्थ का इलाज नहीं किया जाता, तो वहां पे वो लोनली फील करते हैं। तो चैलेंजेस क्या हैं जो कि मेंटली इल पेशेंट्स फील करते हैं, राइट? इन मेनी कंट्रीज persons with severe mental health conditions live in shackles in their homes, in overcrowded hospitals or even in prisons. ठीक है, तो ये कुछ ऐसे लोग हैं जो अकेले, जिनकी मृत्यु भी हो जाती है स्ट्रीट्स पे, राइट। तो हमें फार साइटेड पॉलिसीज, हमें पॉलिसी चेंज करने की अब जरूरत है, ठीक है, जो कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के स्टैंडर्ड्स को देखते हुए अपनी पॉलिसीज को चेंज कर सके, राइट। तो बहुत सारे टाइम पे ये भी होता है कि कल ऐसे लोग जो है वो कल्चरल, सोशल और पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में नहीं आते, इसलिए इनके बारे में ज्यादा सोचा नहीं जाता, इनके लिए ज्यादा पॉलिसी में चेंजेस नहीं लिए जाते, और होता क्या है कि इनको इनएडुकेट केयर मिलती है, ठीक है। तो हमारी सोसाइटी का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ठीक है, कि जिससे हम लोग एक इनके लिए हम एक स्टिग्मा ना क्रिएट करें, हम इनको कल्चरली इनको अपने साथ इंक्लूड करें, ठीक है, सोशली भी इनको, इनके पार्टिसिपेशन को हम लोग एक पॉजिटिव एस्पेक्ट से देखें, और पॉलिटिकल पार्टीज को भी ये चाहिए कि एक इनके लिए भी थोड़ा सा अपने इलेक्शन कैंपेन्स में इनके लिए भी कोई प्रपोजल रखें, और जो पार्टी जो पावर में होती है उनको भी ये चाहिए कि वो स्पेशल पॉलिसी इनके लिए फॉर्मुलेट करें, राइट। तो अगर हम वर्ल्ड की एग्जांपल्स लें तो क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं मेंटल हेल्थ केयर को लेके, तो अगर हम लोग आंसर लिख रहे हैं सोशल जस्टिस को लेके या फिर हेल्थ के टॉपिक को लेके, तो हम लोग ये एग्जांपल जरूर पुट इन कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका आंसर जो है वो और क्रेडिबल बन जाएगा, राइट। तो पहला है, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द गाइडेंस ऑन कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सर्विसेज, ठीक है। तो इन्होंने ये इशू किया एड्रेस, जिसमें उन्होंने ये देखा कि इट फोकसेस ऑन द को प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज ऑन गुड प्रैक्टिसेस built around the key themes of crisis services, peer support, supported living, community outreach, and hospital-based services. Okay, and community mental health service networks. आफिया हाउस है यूएस में,
जो कि एक पेयर्स चलाते हैं, जो कि कुछ लोग चलाते हैं, ठीक है, जो एक which often gives respite to persons who have significant emotional or mental distress, okay, जो कि एक न्यूजीलैंड में भी है, हाउस सर्विस which welcome guests from various ethnicities। ये भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ऐसा कॉन्सेप्ट दुबई में भी है, जो कि अपने गेस्ट को वेलकम करते हैं फ्रॉम वेरियस एथनिसिटीज, so that if they are in certain kind of stress and depression they can come out from that, right। तो आत्मीयता एक गुजरात में है, जो कि एक कम्युनिटी बेस्ड वॉलंटियर ग्रुप है, जो आइडेंटिफाई करता है पर्सन इन डिस्ट्रेस कंडीशन और उनको काउंसलिंग सपोर्ट करता है, ठीक है, जिससे कि उनको सोशल केयर बेनिफिट्स का एक्सेस जो है वो मिल सके। नया दौर इन वेस्ट बंगाल, जो कि एक वॉलंटियर बेस्ड है, ठीक है, जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करता है होमलेस पर्संस को, ओके। तो बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो कि वॉलंटियर्स चलाते हैं, जो कि पीयर ग्रुप्स चलाते हैं, गवर्नमेंट बेस्ड या एनजीओ बेस्ड। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो हम अगर वे फॉरवर्ड देखें इसका, द गवर्नमेंट शुड अडॉप्ट एन इंक्लूसिव एंड हार्मोनियस अप्रोच फॉर वैक्सीनेटिंग and monitoring homeless people having mental health conditions. A network of services should be provided ranging from soup kitchens, ठीक है, community kitchens at vantage points to mobile mental health, right, and social care clinics, not intimating guest outside a village पंचायत। तो ये कहा गया कि ऐसा कुछ अगर हम लोग एक डेवलप कंट्री की तरह बनना चाहते हैं, अगर हम वैसा बनना चाहते हैं, तो हमें हमारी सोच को भी उस तरीके से सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो स्मॉल इमरजेंसी केयर एंड रिकवरी सेंटर फॉर दोज हु नीड क्राइसिस सपोर्ट इंस्टेड ऑफ लार्जर हॉस्पिटल्स एंड लॉन्ग टर्म इंक्लूसिव लिविंग ऑप्शंस इन एनवायरनमेंट दैट वैल्यूज डाइवर्सिटी एंड सेलिब्रेट सोशल मिक्सिंग। तो ये इंपॉर्टेंट, सेलिब्रेट सोशल मिक्सिंग। तो अगर हम लोग उनको सोशली मिक्स करेंगे तो बहुत सारी पॉपुलेशन जो ऐसी है वो थ्रू गुड काउंसलिंग वो अपनी डिस्ट्रेस कंडीशन से या स्ट्रेस या एंजाइटी या डिप्रेशन वाली कंडीशन से भी बाहर हो सकती है, ओके। नाउ एन इंपॉर्टेंट आर्टिकल। अब इसका थीम है लिविंग टॉप पोस्ट अनऑक्यूपाइड इन द गवर्नमेंट अफेक्ट्स गवर्नेंस ऑफिसर्स, राइट। तो ये डिलेज जो होते हैं प्रमोशन में और अपॉइंटमेंट्स में, ठीक है, इससे हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिशियल्स कैसे डिमोरलाइज होते हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड ये आर्टिकल है जिसका थीम है, इसका टाइटल का नाम है वैकेंसी सेंड अ रॉन्ग सिग्नल। तो इसमें लिखा है कि डिलेज इन प्रमोशन एंड अपॉइंटमेंट्स नॉट ओनली अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशंस बट इट आल्सो टेंड टू डिमोरलाइज द ऑफिशियल्स हु अवेट प्रमोशंस आफ्टर वैकेंसीज अराइजेस, राइट। तो एग्जांपल्स हम देखेंगे तो जैसे चेयरमैन थे हमारे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की जो पोस्ट थी वो वेकेंट रही थी 6 मंथ्स के लिए। तो इतनी बड़ी पोस्ट है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन की पोस्ट है और वेकेंट है वो 6 मंथ्स के लिए। तो जो भी कैंडिडेट एलिजिबल कैंडिडेट थे तो उनको 6 मंथ के बाद इस पोस्ट पे प्रमोट किया गया, तो इसे हम कहेंगे डिले, राइट। द पोस्ट ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द सीबीआई वाज टू केप्ट वैकेंट, ओके। तो ये पोस्ट भी काफी समय के लिए वेकेंट रही। जैसे हम लोग देखेंगे कि एनसीईआरटी की जो पोस्ट है, जो एनसीईआरटी की जो चीफ की पोस्ट है, जो एनसीईआरटी रिस्पॉन्सिबल है हमारी कंट्री की एजुकेशन प्लानिंग के लिए, तो उनके जो चीफ है उसकी पोस्ट भी हेडलेस है, राइट। तो 47 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, उनके भी जो वाइस चांसलर्स हैं उसकी पोस्ट भी रेगुलर नहीं है। तो ये ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जहाँ पे जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, उनकी जो टॉप मोस्ट चीफ की पोजीशंस हैं वो अभी भी वेकेंट हैं, राइट। तो जो उनके एलिजिबल कैंडिडेट्स होते हैं जिनको वो पोस्ट ऑक्यूपाई करनी होती है, तो उनका जो मोरालिटी है, उनका जो मॉरल है, सॉरी मोरालिटी नहीं बोलेंगे, उनका जो मॉरल है वो डाउन हो जाएगा। तो वो ये सोचेंगे कि अगर टाइम पे हमारी प्रमोशंस नहीं हो रही हैं तो हम लोग इतना मेहनत करने के बाद हमें टाइम पे प्रमोशन नहीं हो रही, तो उनके लिए एक डिमोरलाइज सा वो एक फैक्टर बन जाता है, राइट। तो देयर आर सम इंस्टेंसेस वेयर ऑफिसर्स होल्डिंग एडिशनल चार्ज, कहीं पे प्रॉपर अपॉइंटमेंट नहीं है और कहीं पे एडिशनल चार्ज भी दिया गया है। तो ये दो केसेस ऐसे हैं जो कि आपस में कंफ्लिक्टिंग है, राइट। तो अगर हम लोग चीफ इलेक्शन कमीशन की बात करें
तो इस आर्टिकल में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड इश्यूज और सजेशंस दी गई हैं। हमने एक ऑलरेडी ये आर्टिकल एक वीडियो में कवर किया है जहां पे हमने ये कहा है कि कैसे अपॉइंटमेंट जो है वो थ्रू कॉलेजियम होनी चाहिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की। फाइन। तो अगर हम इसको पढ़ेंगे दोबारा तो इसमें ये लिखा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा रिटायर्ड ऑन अप्रैल 20, ठीक है, amidst an aggressive election campaign and polling in the West Bengal and 4 other states। तो जो उनमें से 2 रिमेनिंग मेंबर्स थे उसमें से एक को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया बाय वर्च्यू ऑफ हिज सीनियरिटी। तो एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और एक इलेक्शन कमिश्नर। तो एक इलेक्शन कमिश्नर की जो, अब अगर हम देखें इलेक्शन कमीशन तो उसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, राइट। तो एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और एक इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट जो थी वो फुलफिल्ड थी, लेकिन और एक वेकेंट थी। तो रिसेंटली अभी अपॉइंट किए गए अनूप चंद्र पांडे न्यू इलेक्शन कमिश्नर। तो जबकि एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने फाइल की थी एक पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में, जिन्होंने ये कहा था कि जो अपॉइंटमेंट है इलेक्शन कमिश्नर्स की वो कमिटी द्वारा होनी चाहिए और ना ही वो सेंट्रल गवर्नमेंट का पिक एंड चूज मेथड होना चाहिए। क्योंकि जो हमारी 255th रिपोर्ट है जो लॉ कमीशन की, वो ये कहती है कि जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं वो अपॉइंट करते हैं हाई पावर्ड कमेटी, राइट। हाई पावर्ड कमेटी के मेंबर्स कौन कौन से होंगे? प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन द लोकसभा। फाइन। तो जबकि हमने ये देखा कि जो ऑपोजिशन लीडर है दे हैड लिटिल से इन द सिलेक्शन प्रोसेस। तो एक सजेशन ये दी गई थी इसको लेके कि जो हमारी हाई पावर्ड कमेटी है इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, उसको एक्सपैंड किया जाए, उसमें 2 मेंबर्स और इंक्लूड किए जाएं जो कि मेंबर्स ऑफ एमिनेंस हैं, जो कि स्पेशलाइज्ड हैं इससे रिलेटेड, इलेक्शन से रिलेटेड, ठीक है। तो एक ये सजेशन थी कि देयर इज अ नीड टू एक्सपैंड द हाई पावर्ड कमिटी टू इंक्लूड एटलीस्ट 2 more members of eminence with proven integrity for the selection process, preferably a retired police officer and a chief minister of a state governed by a party other than the party of the prime minister। तो यहाँ पे थोड़ी सी अकाउंटेबिलिटी की बात की गई है कि अकाउंटेबिलिटी कैसे इंक्रीज की जाए फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर्स। फाइन। नेक्स्ट आर्टिकल जो कि बात कर रहा है माइग्रेंट वर्कर्स को लेके। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जब हमारा लॉकडाउन था, जब पेंडेमिक का फेज 1 था, लॉकडाउन के टाइम पे हमने देखा कई सारे लेबर्स जो हैं वो माइग्रेट हुए अपने होम टाउन्स की तरफ और कई सारों ने अपनी जॉब जो है वो खो दी। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस समय एक गाइडलाइंस रिलीज की, ठीक है। लेकिन इस आर्टिकल में ये लिखा गया कि जो सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस निकालता है, ऑफ कोर्स दीज गाइडलाइंस आर मोस्ट वेलकम, बट टू इंप्लीमेंट दीज गाइडलाइंस वी नीड अ रोबस्ट सिस्टम्स। फाइन। तो ये लिखा है कि दीज गाइडलाइंस बाय द कोर्ट आर क्रूशियल टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, बट the bulk of the judgment seems declaratory rather than mandatory। तो ये इशू था कि ये जो गाइडलाइंस जो थी, तो जजमेंट्स जो रिलीज की, ये डिक्लेरेटरी थी, ये एक सजेशंस दी गई थी, ना कि ये मैंडेटरी थी। तो अगर मैंडेटरी होती तो वो एक फोर्स करती हमारे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो इसमें ये लिखा गया कि द बल्क ऑफ द जजमेंट सीम्स डिक्लेरेटरी रादर देन मैंडेटरी, which calls for active cooperation between center and states for efficient realization of the court's directive। फाइन। तो अगर हम इसका बैकग्राउंड देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी थी जून 29 ने इन द माइग्रेंट लेबर केस। ओके। तो इसमें यह लिखा गया कि thousands of landless laborers have started walking towards their home states due to the loss of employment and income। The Supreme Court took cognizance of the matter on May 26 and acknowledged the plight of the workers in the light of the strict lockdown। तो सुप्रीम कोर्ट के क्या डायरेक्टिव थे? क्या उन्होंने डायरेक्टिव्स दी थी जो कि डिक्लेरेटरी थी, ठीक है, फॉर इंश्योरिंग द सेफ्टी ऑफ वर्कर्स। पहला था फूड एंड ट्रेवल, दूसरा था वन नेशन वन राशन कार्ड। इन्होंने जुलाई 31 डेट फिक्स की थी सारी स्टेट्स के लिए टू इंप्लीमेंट द वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम, जबकि स्टेट्स जो है वो
फेल हो गई इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो इस स्कीम में स्टेट्स को था कंप्लीट करना था अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सारे माइग्रेंट वर्कर्स को लेके, सो दैट कि वो उनको ड्राई राशंस दे सके। फाइन। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि कम्युनिटी किचन स्टार्ट की जाए सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को, ठीक है, फॉर माइग्रेंट वर्कर्स के लिए। तो ये कुछ डायरेक्टिव्स थे जो कि सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे सेंट्रल गवर्नमेंट को, बट अल्टीमेटली ये डायरेक्टिव्स जो थे वो इंप्लीमेंट करने थे स्टेट गवर्नमेंट ने। तो कोर्ट ने ये भी कहा था कि राइट टू फूड, ठीक है, राइट टू फूड इंक्लूड होता है आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। तो स्टेट द कोर्ट आस्क्ड द स्टेट टू फॉर्मुलेट देयर ओन स्कीम्स एंड इशू फूड ग्रेन्स टू माइग्रेंट्स। The court directed the Ministry of Labor and Employment to ensure that the national database for unorganized workers is updated by July 31। तो आप सारे कमेंट में जरूर लिखना है कि अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स किनको कहा जाता है, ठीक है। तो कोर्ट, द टॉप कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट recognized the need for direct cash benefit transfer to workers in the unorganized sector। अगर उनको डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा, डायरेक्ट कैश बेनिफिट मिलेगा, तो वो राशन जो है वो खरीद पाएंगे अपनी जिस स्टेट में भी वो है, राइट। अगर कोई फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में कोई वर्कर काम कर रहा है और वो यूपी से बिलोंग करता है, तो महाराष्ट्र में उसको सारी स्कीम्स अवेलेबल नहीं होंगी। तो अगर उनको डायरेक्ट कैश ट्रांसफर किया जाए तो वो एटलीस्ट अपनी जो डेली लिवलीहुड है उसको वो ट्रैक पे ला सकेंगे। तो चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटिंग द जजमेंट, जो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव्स दिए क्या चैलेंज थे उनको इंप्लीमेंट करने के। इट इज अनलाइकली दैट स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम कैन बी डेवलप्ड बाय स्टेट्स फॉर इंप्लीमेंटिंग द वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम विद इन द डेडलाइन प्रिस्क्राइब्ड बाय द कोर्ट। Many states do not have the necessary infrastructure, पहला problem, to run and maintain community kitchens on a large scale. Migrant workers keep moving in search of employment and therefore it is difficult to cover all of them under the state government schemes। तो ये challenges हैं जो कि difficult हैं, challenges हैं जो कि implementation में hurdle बनते हैं, right। तो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया था वो एक प्रपोजिव डिक्लेरेशन दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने एक पर्पस को लेके एक डिक्लेरेशन दी थी, ठीक है। बट द बल्क ऑफ द जजमेंट सीम्स डिक्लेरेटरी रादर देन द मैंडेटरी। इन ऑर्डर टू एफिशिएंटली इंप्लीमेंट द ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नीड्स टू वर्क विद द सेंटर क्लोजली। तो यहाँ पे फेडरल जो इंडिया जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करने की बात कही गई, ठीक है। तो अगर हमें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करना है तो स्टेट गवर्नमेंट्स को बड़े ही क्लोजली काम करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। ओके, तो इसमें ये लिखा गया, while the third wave of the COVID-19 infection is looming, it is imperative to ensure that the government machinery works to its full potential and robust systems are developed to withstand the challenges, right। Now another article जिसमें बात की गई है कि इलेक्टेड एमएलएस या इलेक्टेड एमपीज ही चीफ मिनिस्टरशिप या प्राइम मिनिस्टरशिप की पोस्ट ले सकते हैं या नहीं। तो इसमें यह कहा है जो हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, ठीक है, इसमें यह है कि जिस पार्टी के पास भी मेजोरिटी होगी लोकसभा में, ठीक है, उसका ही प्राइम मिनिस्टर चुना जाएगा, राइट। तो इसका टाइटल है शुड ओनली इलेक्टेड लेजिस्लेचर्स बी एलिजिबल फॉर चीफ मिनिस्टरशिप, राइट। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। So according to our constitutional provisions, we have a parliamentary democracy, which essentially means that whosoever has the confidence of the majority of the members of the Lok Sabha, in case of the center, will be the prime minister, ठीक है। तो इसके आर्टिकल में ये लिखा है कि जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो एमपीज होने चाहिए, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने चाहिए, और अगर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है और मिनिस्टर चूज कर लिए जाते हैं तो उनको इलेक्ट होना पड़ता है विद इन 6 months। गॉट इट। So anybody who is a minister and is not an MP for 6 months automatically stands to be disqualified from the administration। तो एक सिंपल सा फैक्ट कि अगर किसी को मिनिस्टर बनना है जो कि एमपी नहीं है तो उसको 6 मंथ्स में उस हाउस में इलेक्ट होना पड़ेगा। ओके, तो इसमें ये लिखा कि इफ चीफ मिनिस्टर्स बी मैंडेटरीली पिक्ड फ्रॉम द पूल ऑफ इलेक्टेड एमएलएस, जो भी इलेक्टेड एमएलएस हैं, इलेक्टेड एमएलएस मतलब जो कि इलेक्शंस में जीते हैं, तो अगर उनमें से ही चीफ मिनिस्टर बनता है तो इसका यह मतलब है कि जो
चीफ मिनिस्टर है वो लोगों द्वारा नियुक्त किया गया है, वो लोगों द्वारा बना गया है, ठीक है। और अगर नॉन इलेक्टेड पर्सन चीफ मिनिस्टर बनता है तो इसका ये मतलब है कि चीफ मिनिस्टर जो है वो इनडायरेक्टली इलेक्ट किया गया है एमएलएज ने, ठीक है, और डायरेक्टली मेंबर्स ने नहीं किया गया। मतलब वो डायरेक्टली इलेक्शंस में तो वो हार गया है मेंबर, अगर वो वहां से हारा हुआ मेंबर अगर चीफ मिनिस्टर बनता है तो वो इनडायरेक्टली इलेक्ट किया है देश के लोगों ने, ना कि डायरेक्टली, राइट। तो इट विल रिमूव द होल कंसेप्ट ऑफ द पर्संस बीइंग द पॉपुलर चॉइस ऑफ द इलेक्टेड पीपल। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो जो हमारी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है कि इट विल रिमूव द होल कंसेप्ट ऑफ द पर्सन बीइंग द पॉपुलर चॉइस ऑफ द इलेक्टेड पीपल। तो कौन से प्रोविजंस हैं? आर्टिकल 101 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो ये कहता है कि अगर कोई पर्सन अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों का मेंबर बन जाता है तो उसको एक से रिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है। वो एक की मेंबरशिप जो है वो लूज कर देता है, ठीक है। और अगर एक एक पर्सन एमपी बनता है और एमएलए बन जाता है तो उसको 14 डेज में एक पोस्ट से रिजाइन करना पड़ता है, राइट। तो आर्टिकल 164 क्या कहेगा जो इस आर्टिकल से रिलेटेड है? ए पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर कैन बी अपॉइंटेड एज अ चीफ मिनिस्टर फॉर 6 मंथ्स, ठीक है। और इस 6 मंथ्स में उसको इलेक्ट होना पड़ता है स्टेट लेजिस्लेचर में, और अगर वो इलेक्ट नहीं होते तो वो अब डिस्क्वालीफाई कर दिए जाते हैं चीफ मिनिस्टर की पोस्ट से। फाइन। तो इसका कंक्लूजन क्या है? दिस प्रोविजन डज रिस्ट्रिक्ट ऑप्शन, सो दिस ऑप्शन शुड बी इंटेलिजेंटली यूज्ड एंड विद फुल ऑनेस्टली एंड नॉट जस्ट टू टिंकर विद पॉलिटिक्स, ठीक है, एंड इट शुड बी यूज्ड स्पेरिंगली। अब ये एक आर्टिकल है जिसमें लिखा है ट्रैकिंग फ्यूजिटिव्स एवरीवेयर। अब ये नीरव मोदी और साथ में विजय माल्या, अब हम सब जानते हैं कि इनका केस क्या है पुराना, ठीक है, राइट। लेकिन यहाँ पे केस आता है कि एक्स्ट्राडिशन का, कि हम इनको क्यों नहीं रोक पाते हैं, क्यों इनको वापस नहीं ला पाते। फाइन। तो इसका थीम ये है कि इन द एब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेटेड डेटाबेस क्रिमिनल्स कैन गो अनडिटेक्टेड। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेटेड डेटाबेस की बात कही गई है इस आर्टिकल में, कोऑर्डिनेटेड डेटाबेस डोमेस्टिकली एज वेल एज इंटरनेशनली। तो इसमें ये कहा गया कि इन द एब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेटेड डेटाबेस क्रिमिनल्स कैन गो अनडिटेक्टेड, देयरफॉर अ नेशन वाइड डेटाबेस ऑफ वांटेड पर्संस शुड बी क्रिएटेड। हमें एक नेशन वाइड डेटाबेस की जरूरत है जो कि सब लिस्ट आउट करके रखे कि वांटेड पर्संस कौन है, ठीक है, और जो कि डेटा बहुत ही इजीली एक्सेसिबल हो पुलिस एजेंसीज को, ठीक है, पासपोर्ट इमिग्रेशन अथॉरिटीज को भी साथ में, राइट। तो एक्स्ट्राडिशन है क्या? एक्स्ट्राडिशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच वन स्टेट upon the request of another state, मतलब by which one country, right, upon the request of another affects the return of a person for trial of a crime punishable by the laws of the requesting state. For example, अगर विजय माल्या लंदन में बैठा है तो अगर अंडर द प्रोसेस ऑफ एक्स्ट्राडिशन अगर इंडिया रिक्वेस्ट करती है यूके गवर्नमेंट को, तो यूके गवर्नमेंट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको इंडिया में भेजे फॉर द ट्रायल, राइट। तो ये एक एक्स्ट्राडिशन की डेफिनेशन है। तो व्हाट इज द इश्यूज एसोसिएटेड विद नॉट हैविंग डोमेस्टिक डेटाबेस? हमारे पास डोमेस्टिक एक इंटीग्रेटेड डोमेस्टिक डेटाबेस नहीं है, तो क्या इश्यूज हैं उससे ज्यादा, उससे रिलेटेड? तो इट इज रिलेटिवली इजी फॉर क्रिमिनल्स फ्रॉम वन पुलिस स्टेशन जुडिक्शन टू मिक्स इनटू द पॉपुलेशन इन एनी अदर एरिया विदाउट बीइंग डिटेक्टेड। फाइन। तो हमने कई बार देखा कि अगर हाई प्रोफाइल केस जो होते हैं उसमें कई बार ऐसा होता है कि जो क्रिमिनल है वो अनडिटेक्टेड रह जाता है, राइट। तो इसलिए हमें एक इंटीग्रेटेड डेटाबेस की जरूरत है। द एब्सेंस क्रिएट्स अ टेंडेंसी टू क्लोज इन्वेस्टिगेशंस वंस द एक्यूज्ड हैव एब्सकॉन्डेड, राइट। तो हमारी एक टेंडेंसी है कि क्लोज इन्वेस्टिगेशंस तब करेंगे जब एक्यूज जो है वो भाग जाएगा। इसलिए अगर डोमेस्टिक डेटाबेस होगा तो सारे पुलिस स्टेशंस को इन हैंड रिपोर्ट रहेगी कि कौन सा क्रिमिनल जो है वो किस तरीके के क्राइम में इन्वॉल्व है। ओके, सो बैकग्राउंड अगर हम लोग देखते हैं इसका, तो इंडिया के पास ऑलरेडी एक एक्स्ट्राडिशन लॉ है, राइट। तो इंडियन लॉ ऑन एक्स्ट्राडिशन इज स्प्रेड अक्रॉस द आईपीसी as well as various laws pertaining to narcotic drug, information technology, hijacking and so on. Procedural laws have the code of criminal procedure as their backbone, but there are other laws too, such as
एक्स्ट्राडिशन एक्ट है, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट, ये है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड सो ऑन. तो थियोरेटिकली देयर आर मेनी acts for preventing crimes, but we need integration between all these. Okay, so theoretically there exists a system of tracking criminals worldwide through Interpol notices and the sharing of immigration database of different countries. However, there is no coordinated system of database. The problem यहाँ है कि there is no coordinated system of database for tracking criminals or wanted persons domestically. Fine. तो व्हाट शुड बी डन, क्या चाहिए? सबसे पहले तो हमारी कंट्री में हमें एक नेशन वाइड डेटाबेस चाहिए, ठीक है, विच कुड बी एक्सेसिबल फॉर पुलिस एजेंसीज, पब्लिक एंड अदर लाइक पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन अथॉरिटीज. तो क्रिमिनल एंड क्राइम ट्रैकिंग नेटवर्क भी है हमारे पास, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड भी है, लेकिन इंटीग्रेशन इज डिजायरेबल. क्या हमें इंटीग्रेशन चाहिए इन दोनों नेटवर्क्स के बीच में. फाइन. So a nationwide system of wanted person notices similar to Interpol notices. Interpol notices internationally active action करता है, और अगर हमारे पास नेशन वाइड सिस्टम होगा वांटेड पर्सन नोटिस का, तो हमें बहुत आसान होगा इन फ्यूजिटिव्स को डोमेस्टिकली ट्रैक करने के लिए, राइट. तो कंट्रीज लाइक द यूएस ऑलरेडी हैव फंक्शनल इंटरस्टेट एक्सट्राडिशन एंड फ्यूजिटिव ट्रैकिंग सिस्टम्स. On the lines of that, our country also need the same. Fine. So there is a need to enhance integration between migration agencies, state police agencies, Interpol New Delhi, the External Affairs Ministry and Home Ministries. Okay. तो इंडिया को साथ साथ में बायलेटरल एंड मल्टीलेटरल कन्वेंशंस भी साइन करनी पड़ेंगी ऑन क्रिमिनल मैटर्स एंड एक्सट्राडिशंस, क्योंकि ऐसे फ्यूजिटिव्स जो होते हैं ये काफी ज्यादा स्मार्ट्स होते हैं, इनके पास काफी ज्यादा पॉलिटिकल प्लस लीगल बैकिंग होती है, जिससे ये जान लेते हैं कि कौन सी कंट्री में इंडिया के जो बाइलेटरल और मल्टीलेटरल कन्वेंशन साइन नहीं है, तो वो उन्हीं कंट्रीज में जाके रहना स्टार्ट हो जाते हैं. फाइन. तो क्या हमें वे फॉरवर्ड है, क्या चाहिए हमें? ऑल रेलेवेंट लीगल प्रोसेसेस एंड रिक्वायरमेंट शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू वन कंसोलिडेटेड लॉ. इंडिया के पास बहुत सारे एक्ट्स हैं, उनको एक कंसोलिडेटेड लॉ बना के एक इंटीग्रेटेड डेटाबेस बनाने की जरूरत है, ठीक है. दिस वुड रिस्ट्रेन क्रिमिनल्स फ्रॉम एब्सकॉन्डिंग अब्रॉड. The entire gamut of activities pertaining to fugitives from investigation to extradition needs to be incorporated into a specialized setup with the Integrated International Cooperation Division. Fine. The Integrated International Cooperation Division have linkages with proposed fugitive tracking units at the state level. हमें state level पे भी fugitive tracking units चाहिए. Fine. This would ensure the creation of desired forward and backward linkages. ओके गाइस, तो ये था हमारा आज का सेशन. फाइन. तो आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है, तो प्लीज कमेंट में हमें ये बता दें कि आपको और क्या क्या इसमें लोग इसी तरीके से अपने सेशंस को और भी ज्यादा इंप्रूव कर सकें. फाइन. तो प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को. थैंक यू सो मच. गुड लक. सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय. टेक केयर.